एक नए चैप्टर के साथ में जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन कितना होता है, इसी को कहते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर। कभी कभी कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं वो 20-80 के हो सकते हैं, कोई 50-50, कोई 80-20, कुछ भी हो सकते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि 20 इक्विटी लेंगे 80 डेट लेंगे, कभी कोई 50-50 ले सकता है, कोई बोलेंगे कि 20 डेट चाहिए 8 इक्विटी, कोई बोलेगा 80 इक्विटी 20 डेट चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सो सर, ये चैप्टर का मतलब क्या है, क्यों किया हुआ है? ये चैप्टर का मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर वो इतना ऑप्टिमम होना चाहिए कि आपका जो है कॉस्ट भी कम होना चाहिए, आपकी रिस्क भी कम होना चाहिए और आपका कंट्रोल भी होना चाहिए। इन तीन बातों को देखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। यानी कि ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि जाहिर सी बात है, हमने ऐसा ही कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए जिसकी कॉस्ट कम होगी। कभी कभी ऐसा नहीं कि हम लोग को पैसा चाहिए तो हमने पूरा के पूरा डेट से उठा लिया, पूरा के पूरा इक्विटी से, डिपेंड, बिकॉज अगर डेट है तो सस्ता आएगा, इक्विटी तो महंगा आएगा। पर एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना चाहिए कि आप अगर हम लोग देखते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा डेट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता कि अगर पूरा डेट आने से भले आपकी कॉस्ट कम होगी पर इट विल बी वेरी रिस्की, बिकॉज उसके ऊपर आपको बहुत इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर आप बोलेंगे पूरा इक्विटी करेंगे तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव और मोर ओवर आपका बहुत सारा ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगा। सो डिपेंड। तो आज हम लोग इस चैप्टर में यही समझेगा कि कोई भी कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा रखना चाहिए जो ऑप्टिमम होगा। मतलब हम लोग कहेंगे कि अगर पूरा के पूरा डेट लेंगे वो भी सही नहीं है, पूरा के पूरा इक्विटी लेंगे वो भी सही नहीं, इट हैज़ टू बी ऑप्टिमम। सो आओ बच्चों, ऑप्टिमम कैसे ढूंढे, यानी कि ऐसा ही कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हम अच्छा मानते हैं जहाँ पे ईपीएस सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। आखिर कंपनी किसके लिए काम कर रही है? इट इज़ वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉय, इज वर्किंग फॉर द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर का फायदा किस में? ईपीएस में। इसलिए हम लोग चाहते हैं हमेशा कि ईपीएस ही ज़्यादा होना चाहिए, और जहाँ पे ईपीएस ज़्यादा आता है ना, वही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो और कुछ एग्जाम्पल्स के लेते हैं। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी इफ देयर इज नो टैक्स। अगर कोई टैक्स नहीं है तो ये देखो बच्चों, हमने उसी टैक्स स्ट्रक्चर को अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा ईपीएस ज़्यादा होगा। तो इसलिए दोस्तों अभी हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यूएशन वाइज देखते हैं। पहले तो वैल्यू समझते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में देखते हैं कि डेट इक्विटी के स्ट्रक्चर से हमारे वैल्यू के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है। हमने ऐसा ही डेट इक्विटी स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे वैल्यू सबसे ज़्यादा आना चाहिए। ओके, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी इफ देयर इज नो टैक्स। यहाँ पे आ गया सेल्स से 10 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख रुपए, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका 8 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख रुपए और ईबीआईटी है 4 लाख रुपए। यानी कि दोस्तों एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग ले रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख है और फिक्स कॉस्ट 4 लाख है, यानी कि आपका बचता है 4 लाख रुपीज़। अब अगर मैं कह दूं आपके डेट 50 लाख का आपने लिया है, इक्विटी 50 लाख का लिया है, आपने 1 करोड़ रुपए बाजार से रेज किए हुए, उसके लिए आप कमाते हो 4 लाख, यानी कि दोस्तों आपका वैक है 4%, यानी कि आपने 4 लाख रुपए कमाए हैं 1 करोड़ रुपए रेज करके। यानी कि आप जिन लोगों से पैसे उठाए आपने, हम 1 करोड़ यूज करेंगे, 50 लाख डेट से, 50 लाख इक्विटी से, हम लोग क्या देंगे बदले में? 4 लाख देंगे, यानी कि हमारा वैक कितना हो गया? 4% हो गया। पर ऐसे समय पे अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊँ तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैक इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन वैल्यू। यानी कि मैं अगर बताऊं आपको किसी भी कंपनी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होता है ईबीआईटी, कि आपने ईबीआईटी कितना कमाया और साथ साथ में उसके ऊपर आपका वैक कितना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने कहा ईबीआईटी हाउ मच वाज द ईबीआईटी है आपका 4 लाख रुपए बराबर है, और वैक कितना है आपका? वैक 4% है, यानी कि 4 लाख को 4% से डिवाइड किया तो आपका वैल्यू हो गया 1 करोड़। इस तरह से होता है, यानी कि हमेशा याद रखना। मैं आपके लिए एक एग्जांपल और लेता हूं यहाँ पे। कभी भी आप क्या करोगे, कभी भी अगर आप जब ईबीआईटी करते हो, मान लीजिए ईबीआईटी आपका है, और भी ऊपर जा सकता हूँ, सेल है, मान लीजिए सेल है आपका 30 लाख रुपए, आपका वेरिएबल कॉस्ट है
लेट्स सपोज 10 लाख, तो ये आपका हो गया 20 लाख। ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर देता हूँ, मान लो फिक्स कॉस्ट भी 10 लाख रुपए और आपके पैसे बच रहे हैं यहाँ पे 10 लाख रुपये। ये हो गया आपका EBIT और यही कमाते हो आप डेट और इक्विटी के लिए। और ऐसे क्वेश्चन में लिखा है कि आपका जो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आपका जो वैक है, या आपका उसको KO कहते हैं, अगर मैं कहता हूँ 4% है, तो आप क्या कहेंगे 4% अमाउंट जो है वो 10 लाख जैसी है, तो कंपनी का वैल्यू कितना आएगा, तो कंपनी का वैल्यू इज इक्वल टू EBIT अपॉन 4%, यानी कि EBIT है 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये ऊपर नीचे 4%, तो जो भी अमाउंट आएगी जैसे कि 10 लाख डिवाइड बाय 4%, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 2.5 करोड़ रुपये, क्योंकि 10 लाख रुपये जो आपका है वो 4% जैसा, तो 100% 2.5 करोड़ जाता है, तो इससे कंपनी की वैल्यू समझती है। तो सर आपने यहाँ पे क्या कर लिया, तो इससे समझा आप ये कंपनी का वैल्यू जो है अभी 2.5 करोड़ है। सर ये वैल्यू निकालना क्यों सिखा रहे, बिकॉज आप अलग अलग डेट इक्विटी स्ट्रक्चर होते हैं। जब कोई फाइनेंस मैनेजर कंपनी में काम करता है तो क्या करता है 20-80 करके देखता है, 80-20 करता है या 50-50 करता है। डेट इक्विटी का अलग प्रोपोर्शन आता है, यानी कंपनी को अगर मान लो 10 करोड़ चाहिए तो वो करेंगे 5 करोड़ डेट से, 5 करोड़ इक्विटी से, 8 करोड़ डेट से, 2 करोड़ इक्विटी से, यानी अलग अलग टाइप की वैरायटी अपनाता है और हर समय पे चेक करता है कि ये लेने से आपकी कंपनी का वैल्यू कितना होगा। तो जिस ऑप्शन में आपका वैल्यू सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो आपकी कंपनी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो 50-50 हो, चाहे 80-20, मान लो ये डेट है, चाहे इक्विटी है, और यहाँ पे 20-80 कुछ भी ऑप्शन, तो आना तो पैसे हर जगह पे आपको उतना ही है, पर आपके वैल्यूएशन सेम नहीं होती, बिकॉज उसकी कॉस्टिंग अलग अलग होती है। इसीलिए आप कभी भी कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, ये इररिलेवेंस नहीं, ये रिलेवेंस होता है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका पूरा EPS चेंज होता है, कंपनी का वैल्यूएशन भी चेंज होता है। आगे बढ़ेंगे तो अभी मैं आपको ले जाता हूँ एक जगह पे जहाँ से आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंपनी के पास में यहाँ पे हमने लिया था टैक्स ही नहीं है, यहाँ पे टैक्स नहीं है तब का ये आया हुआ फॉर्मूला है, राइट। ये टैक्स नहीं है तब का आया हुआ फॉर्मूला है। अगर कंपनी के पास में टैक्स होगा तो टैक्स होने के बाद में आपकी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है, तो मैं वो भी आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, अगर आपका EBIT 50 लाख है और आपका इंटरेस्ट 20 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है आपका EBT कितना हो जाएगा, आपका EBT हो जाएगा 30 लाख रुपए, राइट। ये गया 30 लाख, टैक्स आपका 0 है। अब आपका पैड कितना बन गया 30 लाख रुपए। और ऐसा कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपका जो KE है अगर वो 18% है तो कंपनी की वैल्यू कितनी आएगी। तो दोस्तों ये 30 लाख रुपए है और डिवाइड करेंगे 18% से, तो कंपनी का वैल्यूएशन आएगा इक्विटी का 1,66,66,666। पर कंपनी का वैल्यू जब निकालता हूं मैं, कंपनी का वैल्यू इज इक्वल टू D+E, यानी कंपनी का पास में हमेशा D+E इज इक्वल टू वैल्यू माना जाता है। तो आपके पास में ये जो ये निकला ये कंपनी का वैल्यू नहीं, ये सिर्फ इक्विटी का वैल्यू है। इसके अंदर आपको डेट का वैल्यू मिलाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अपन ने लिखा है 20 लाख रुपए लिया 10% से, इसलिए अपन क्या किया, ये जो लिखा है 10% इंटरेस्ट जो है वो 20 लाख रुपए, यानी कि कंपनी ने पैसा कितना उठाया होगा 2 करोड़ रुपए उठाया होगा। तो इसलिए लिखते हैं कि डेट का 2 करोड़ और इक्विटी का 1,66 लाख, यानी कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा 3,66 लाख। अगर आपको समझ नहीं आता मैं एक बार और समझाता हूँ, रुको। अब देखो ज़रा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। अगर आपकी कंपनी ने वो किया है, आपकी कंपनी ने उठाया डेट 10% से, जिसका इंटरेस्ट है 20 लाख, इक्विटी आपकी कंपनी ने इक्विटी ली है, चलो इक्विटी कितने, आपकी कंपनी का KE है 20%, ठीक है ना, ये आपके नंबर्स है। और अब यहाँ पे लिखा है आपकी कंपनी का EBIT जो है मान लो वो है 50 लाख रुपए। ये सारे नंबर सिर्फ आपको समझाने के वास्ते। और इंटरेस्ट जो है 10% का जो डेट के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो 20 लाख, यानी कि इंटरेस्ट हमारा 20 लाख है। तो कितना हो जाएगा 30 लाख रुपए, ये हो जाएगा मेरा EBT। और यहाँ पे मान के चल रहा हो टैक्स 0 है, तो क्या हो जाएगा 30 लाख रुपीस। अब मुझे बताओ ये 30 लाख रुपए किसको जाएगा, इन इक्विटी वालों को जाएगा। वो कहते हैं कि ये हमें 20% जैसा लगता है,
तो बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यूएशन कितनी होगी, यानी कि 30 लाख रुपए उनको 20% जैसा लगता है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 20%, आंसर विल बी व्हाट, हाउ मच, 1.5 करोड़ रुपए, आंसर विल बी 1.5 करोड़। और ये तो इक्विटी के, पर जब मैं किसी कंपनी की वैल्यू देखता हूं तो वैल्यू यानी कि आपको याद रखना वैल्यू इज इक्वल टू डी प्लस ई होता है, डेट की वैल्यू और इक्विटी का, बिकॉज इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस जनरली नहीं होता, इसलिए डेट और इक्विटी को मिला दे तो कंपनी का वैल्यू निर्माण होता है, वी इज इक्वल टू डी प्लस ई। तो अपना डी कितना है, वो है 2 करोड़, क्योंकि 20 लाख 10% है, तो ये 2 करोड़ है, और आपका इक्विटी वैल्यूएशन कितना है, 1.5 करोड़, तो ये हो गया 1.5, तो ये हो गया 3.5 करोड़, ये है आपके कंपनी का वैल्यूएशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, सर आपने ये सिखाया क्यों, मैं आपको इसलिए सिखाया बिकॉज क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछते हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, तो एक काम करते एक क्वेश्चन लेते जो ICAI से आया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका समय शुरू हो रहा है। रूपा लिमिटेड, जो लोग स्ट्रीमिंग में मुझे देख रहे हैं बताओ बच्चों आपको समझ आ रहा है, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, तनुजा, नील, निखिल, तानिया, आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका समय शुरू हो रहा है जल्दी से। रूपा लिमिटेड का EBIT 5 लाख, कंपनी हैज 10% 20 लाख डिबेंचर, यानी 20 लाख रुपए के डिबेंचर 10% के लिए, यानी कि उसका इंटरेस्ट है 2 लाख, कि ये 16%, और आपको कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी। आपको वैल्यू ऑफ द फर्म भी करना है, तो पहले देखो आपको वैल्यू ऑफ द फर्म पर तो डी प्लस ई करना है, डी तो आपने निकाल ही दिया है क्योंकि 10% रुपीज, द कंपनी हैज 10% 20 लाख, यानी कि डी की वैल्यूएशन कितनी है वो ऑलरेडी गिवन है 20 लाख रुपए, इक्विटी की वैल्यूएशन निकालना पड़ेगी, दोनों को ऐड करने से कंपनी का वैल्यूएशन आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, EBIT 5 लाख लेते हैं और 5 लाख में से अपन माइनस करते हैं 2 लाख रुपए, यानी कि आपके इसमें 3 लाख बचे, टैक्स रेट यहाँ पे दिया नहीं, तो 3 लाख रुपए जो है वो पूरे के पूरे किसको जाएंगे, शेयर होल्डर को जाएंगे, तो शेयर होल्डर को लगता है मुझे वो 3 लाख रुपए 16% जैसे लगते हैं, तो 3 लाख डिवाइड बाय मैं 16% करता हूँ, तो आंसर आएगा 18,75,000, तो यहाँ लिखा है 1875, और साथ में कंपनी का इसमें डेट कितना है, डेट है 20 लाख रुपए का, तो ये हो गया 20 लाख, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने 18,75,000 उनको, सॉरी ये जो 3 लाख बचा हुआ है, यानी कि 5 लाख में से 2 लाख गए थे, 3 लाख बचा, उनको 16% जैसे लगते हैं, तो कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन कितना थी, 3 लाख डिवाइड बाय 16%, यानी कि 18,75,000 जैसे, कितना 18,75,000, तो 20 लाख का डेट, 19.25 लाख का इक्विटी, आंसर आएगा 38,75,000। आई थिंक दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ द, ये है कंपनी का वैल्यू। कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आ गए कंपनी के इक्विटी और कंपनी का वैल्यू, अब बताएंगे ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, तो कंपनी यानी कॉस्ट कितनी, कंपनी देती है 5 लाख रुपए, और कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है 3 करोड़, सॉरी 38 लाख 70, तो व्हाट इज द, 5 लाख कमाती कंपनी, 5 लाख देती है कितने पे, 38,75,000 यूज करके कंपनी देती है 5 लाख रुपए, यानी कि ये मुझे लगता है 12.90% आएगा, 12.90% द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई डाउट है इसमें, तानिया, निखिल, प्रियम, आफरेज, फाल्गुन, कोई डाउट है आपके, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस, क्या आपको कोई इसमें डाउट नजर आ रहा है, 12.90, ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 4 भी लेते हैं। यहाँ पे है आपकी EBIT 5 लाख रुपए, डेट है लिखा 10%, और करंटली द फर्म एम्प्लॉयज कितना 15 लाख डेट, तो बताओ बच्चों डेट की वैल्यू तो 15 लाख ऑलरेडी दी हुई, अब आपको इक्विटी की वैल्यू निकालना है, तो ये 5 लाख में से आप 10% ऑफ 15 लाख, यानी कि आप 1.5 लाख माइनस करोगे तो आपके पास 3.5 लाख रुपए बच जाएंगे, राइट, इंटरेस्ट जाने के उनमें 3.5 लाख रुपए जो है। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 15%, यानी कंपनी का जो पूरा कॉस्ट है वो है 15%, यानी कि दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो 5 लाख रुपए है ना वो 15% जैसा है, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट दी है 15%, तो अब बताएंगे 100% की वैल्यूएशन कितनी आएगी, 5 लाख तो EBIT है, राइट, 5 लाख EBIT है, और वो उनको लगती है 15% जैसी, यानी कि यहाँ पे ये के ही नहीं दिया है, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, तो मैं क्या करता हूँ 5 लाख को डिवाइड कर देता हूँ
15% से, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन आएगी 33,33,333। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी? ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ द कंपनी 33,33,333। समझ गया कैसे? मैंने आपको EBIT में से ये सब, मैं देखो क्या होता है ना, ये जो कंपनी का EBIT है, ये EBIT उनको 15% जैसे लग रहा है, तो 100% कितने हो गए? 33 लाख। अब 33,33,000 में से 15 लाख का तो डेट है, सॉरी 15 लाख का ही डेट है, तो बचे जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू किसकी? इक्विटी, यानी कि 18,33,333 इज द वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी। ये आ गई यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? अरे भाई इक्विटी की कैलकुलेशन कितनी है? 18,33,000, और जो पैसे बचते हैं इक्विटी वालों के लिए वो कितने हैं? 5 लाख का EBIT, 1.5 लाख रुपए आपके गए इंटरेस्ट पे, आपका बचा 3.5 लाख, यानी कि 3.5 लाख रुपए बचे हैं शेयर होल्डर्स को। कितने ऊपर पर? 18,33,333 के ऊपर उनको इतने बचे हैं। इसको अगर निकालेंगे तो ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और वो आ रहा है 19.09%। 19.09%। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो डाउट पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो डाउट पूछे। तानिया, मयूरी, निखिल, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी आसान चैप्टर है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लिया है, तो उसके ही कॉन्सेप्ट बहुत सारे यहाँ पे यूज होते हैं। कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जल्दी से। कोई डाउट? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डू यू हैव एनी डाउट? नो डाउट? शुड आई प्रोसीड? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है चार्ट बना के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बेटा, चार्ट बना के सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं जिसका नाम है, एक है इंडिफरेंस पॉइंट और एक है BEP। ये दो कॉन्सेप्ट, देखो इस चैप्टर में 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? मैं आपको पहले यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है आपके इसमें, देखो पेज नंबर 276 पे चार्ट बनाया। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक है BEP, एक है इंडिफरेंस पॉइंट जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। MM अप्रोच हमने अब तक पढ़ा नहीं है। ये आता है आपका क्या बोलते हैं, वैल्यू। ये हमने वैल्यू अभी देखा है, ठीक है ना। एक आता है आर्बिट्राज और एक आता है EPS। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? BEP पढ़ाऊंगा, इंडिफरेंस पॉइंट पढ़ाऊंगा और EPS। आज के मेरे तीनों कॉन्सेप्ट है, तीनों के तीनों पढ़ाऊंगा, EPS, इंडिफरेंस पॉइंट एंड BEP। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिफरेंस पॉइंट। ये इंडिफरेंस पॉइंट कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो जरा। इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, क्या बोला मैंने? इन डिफरेंस, नाम मिला इनडिफरेंस। इनडिफरेंस यानी कि एक ऐसा EBIT, एक ऐसा EBIT इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैपिटल स्ट्रक्चर, EPS shall remain सेम। इसका मतलब जानो, यानी कि आपने डेट इक्विटी स्ट्रक्चर कुछ भी लिया हो फिर भी आपका EPS सेम ही आएगा। यानी कि ये बोलता है आप इर्रिलेवेंस हो जाओगे। इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा एक EBIT है जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेट इक्विटी स्ट्रक्चर कुछ भी होने दो, आपका EPS सेम आता है, इसलिए उसका नाम है इनडिफरेंस, यानी कि इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो एग्जांपल लेते हैं, ये है आपका A ऑप्शन, ये आपका B ऑप्शन, दोनों का EBIT है XX। आप करोगे इंटरेस्ट माइनस, फॉर एग्जांपल A में आपने लिया है 50-50 और B ऑप्शन में आपने लिया है 80-20। ये है आपका डेट, ये है आपका इक्विटी, और आपको चाहिए थे 100, आपको चाहिए थे 1 लाख रुपए, ठीक है। तो 1 लाख में इसका ऑप्शन क्या है? 50,000 डेट से, 50,000 इक्विटी से। यहाँ पे आएगा 80,000 डेट एंड 20,000 इक्विटी। ये आपके पास बनाए हुए ऑप्शंस है।
ये आपका EBIT है। आप देखते हैं इंटरेस्ट का रेट भी डिफाइन कर लेते हैं। मान लो इंटरेस्ट रेट है 20%, ओके। तो अब 20%, तो ए वाले में क्या हुआ है, 50,000 रुपये आपने डेट से उठाए, यानी 50,000 का 20% कितना होगा, 1,000 रुपये, बराबर है। यानी कि यहाँ पे माइनस होगा x माइनस 1,000। पर अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी ने डेट से कितने पैसे उठाए, 80, तो 80 का 20% कितना हो गया, सॉरी ये थे आपके 10,000, तो ये 10,000, 80,000 का 20% कितना होगा, 16,000, ओके। और ये हो जाएगा x माइनस 16,000। सर आपने x क्यों लिया, वही तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। वो बोलते हैं कि ऐसा इंडिफरेंस पॉइंट ढूंढ के बताओ जहाँ पे EPS सेम होगी, तो हमें वो पता नहीं होता है। EBIT इंडिफरेंस कैसा निकालेंगे, मालूम ही नहीं, तो हमने उसको x मान लिया। अब देखते क्या होगा, ये होगा आपका क्या, EBT। सर अभी बताओ आगे क्या होगा, आप करेंगे टैक्स, मान लो टैक्स 50% है, तो क्या हो जाएगा 0.5x और ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 0.5x और ये हो जाएगा 8,000, ये आपका निकलेगा पैट, ये भी आएगा 0.5x माइनस 5,000, ये आएगा 0.5x माइनस 8,000, और ये है आपका पैट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल इनके पास में जो शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है, तो अब ए ऑप्शन में क्या करते हो आप, 50 हज़ार रुपए ला रहे हो, तो 50,000 रुपए का इक्विटी यानी कि 10 रुपए का एक, यानी कि ए ऑप्शन में आपके नंबर ऑफ शेयर है 5,000, यानी कि यहाँ पे 5,000 शेयर्स करना पड़ेंगे। बी ऑप्शन में आपके पास केवल 20,000 की शेयर्स है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 2,000, बराबर है। अब देखेंगे कि आपका EPS कितना है, तो 0.5x माइनस 5,000 अपॉन 5,000 इज इक्वल टू 0.5x माइनस 8,000 अपॉन 2,000। ये है आपका। सर आपने इस दोनों के बीच में इक्वल टू क्यों लिया, बिकॉज इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा EBIT है जहां पे आपके डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चाहे 50-50 हो चाहे 80-20 हो, फिर भी आपका EPS सेम आना चाहिए, इसलिए मैंने उसको सेम लिख दिया। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 3 0 हटा दो, यहाँ से 3 0 हटा दो, ये बता दो बच्चों आंसर निकल के कितना आएगा, ये आएगा 1x माइनस ये आएगा 10,000 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.5x माइनस कितना आएगा, 40,000। आंसर बोलेंगे आप लोग, सभी लोग आंसर बताएं जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इस ये अगर मैं उधर लेके जाऊं तो माइनस हो जाएगा, तो 1.5x माइनस हो जाएगा। ये 40,000 उधर माइनस है, 10,000 जाएगा तो ये माइनस 30,000 हो जाएगा। तो ये x को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे आएगा ये, क्या मेरा आंसर सही है, x इज इक्वल टू 20,000, तानिया कह रही है x इज इक्वल टू 20,000, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है आपका 20,000, यानी कि 20,000 एक ऐसा EBIT है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे आपने चाहे 50-50 डेट इक्विटी लिया हो चाहे 80-20 डेट इक्विटी लिया हो, आपका आंसर सेम आएगा, इसलिए कहते हैं उसको इंडिफरेंस पॉइंट। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे इसमें पूछ सकते हैं आप। डू यू हैव एनी डाउट इन दिस, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। हमेशा जब भी इंडिफरेंस पॉइंट आता है तो आपको x मान लेना पड़ता है, आपका EBIT x ही होगा, बिकॉज x यहाँ पे इसलिए मानते बिकॉज हमें वो पता नहीं है। सर आपने दोनों का EBIT सेम क्यों लिया, बिकॉज हम यही मानते हैं कि इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा EBIT है जहां पे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चाहे A वाला हो चाहे B वाला हो, आपका EPS जो है वो सेम आएगा। ओके, अभी काम करते हैं, हम अपनी बुक में जाके एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो इंडिफरेंस पॉइंट वाला है। मैं आपको इंडिफरेंस पॉइंट पे ले जा रहा हूं। चलो आपका सवाल ये रहा आपके पेज पर। आप क्वेश्चन नंबर 16, ज़ाइलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स, और यहाँ पे लिखा है 8 लाख और यहाँ पे भी लिखा है 8 लाख। यहाँ पे लिखा प्रेफरेंस इतना, यहाँ पे लिखा 4 लाख, 12% डिवेंचर, यहाँ पे लिखा है इतना। चलो ठीक है, यानी कि यहाँ पे 8 लाख और 4 लाख है डेट इक्विटी, और यहाँ पे 8 लाख एंड 4 लाख है आपका प्रेफरेंस। ओके फाइन। तो द इंडिफरेंस पॉइंट द प्लान इज, क्या लिखा है, 4,80,000 कॉर्पोरेट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस। आपको यहाँ पे क्या करा है उन्होंने, ऑलरेडी आपको दे दिया है, क्या दिया है
कि आपका 4,80,000 आपका इंडिफरेंस पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, आपका 480 आपने लिख देंगे। ये अक्सर हमें निकालना पड़ता है, पर इस क्वेश्चन में वो दे दिया है। आपको क्या निकालना है, प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज निकालना है, वो हमें पता नहीं, तो निकल जाएगा। तो ये 480 हो गया। माइनस क्या करेंगे, ए प्लान में माइनस होगा इंटरेस्ट, क्योंकि नहीं ए प्लान में हाँ 4 लाख पे इंटरेस्ट माइनस होगा। बी वाले पॉइंट में तो डेट है नहीं, तो वहाँ पे यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया। यहाँ पे 4 लाख पे 12% यानी कि 48,000, तो 48,000 हमने माइनस किया, तो ये आ गया 48,000 माइनस 4,80,000 माइनस 48,000, आंसर आएगा 432। यहाँ पे जैसे कि वैसे आएगा, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था। अब माइनस करेंगे दोनों में से टैक्स। इस क्वेश्चन में आई थिंक टैक्स दिया हुआ है 30%, तो 30% टैक्स दोनों तरफ से माइनस हो गया, ये आ गया आपका पैट। अब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। ए ऑप्शन में प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, जीरो कर दिया। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है, 4 लाख दिया है पर परसेंटेज नहीं दिए, इसलिए उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और एक्स मान के यहाँ पे कर दिया है। यह 3,36,000 माइनस एक्स, और यहाँ पे 3,02,400। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आपका ये जो आया हुआ अमाउंट है, क्या आया हुआ है, ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा ईबीआईटी होता है जहाँ पे दोनों का ईपीएस सेम आता है, यानी कि डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं करता हूँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो यहाँ पे शेयर्स है 8 लाख का डिवाइड बाय 10, यानी कि आपके पास में 80,000 शेयर्स है, तो इसको मैं 80 से डिवाइड करूँगा, इसको भी मैं 80 से डिवाइड करूँगा, यानी क्योंकि हमारे पास 8 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपये का एक है, यानी कि 80,000 इधर भी डिवाइड किए 80,000। पर दोस्तों अगर इधर भी 80 है इधर भी 80, तो इसको काट डालो, इसको काट डाला तो बचा क्या हमारे पास में, ये आया 3,02,000 इज इक्वल टू 3,36,000 माइनस एक्स, बराबर है। सर ये इक्वल टू क्यों लिखा, बिकॉज इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों का ईपीएस जो है वो बिल्कुल सेम आता है। अभी इसको अगर सॉल्व करो तो एक्स आ जाएगा आपका 3,36 उधर जाएंगे, तो आपका एक्स इक्वल टू आएगा 33,600, यानी कि 33,600 इज आपका क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आपने प्रेफरेंसेस लिए कितने थे, 4 लाख, यानी कि 33,600 डिवाइड बाय 4 लाख का अगर मैं करता हूं तो इसका मेरे को एक परसेंटेज निकल के आएगा, वो आएगा 8.4, तो 8.4 इज व्हाट, द डिविडेंड परसेंटेज। अरे हर क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं कि एक तो इंडिफरेंस पॉइंट का ईबीआईटी निकालने बोलते हैं, पर इस क्वेश्चन में उन्होंने इंडिफरेंस पॉइंट का ईबीआईटी नहीं बोला, इन्होंने क्या निकालने बोला, इन्होंने क्या निकालने बोला, प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज। पर ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर अपन यहाँ पे दोनों के बीच में इक्वल टू नहीं लगाते। तो इक्वल टू इसलिए लगाते हैं बिकॉज ये इंडिफरेंस पॉइंट वाला ईबीआईटी है। आई होप यू आर गेटिंग एवरीवन। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं एवरीवन, कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, एनी डाउट, नो डाउट। पर एक क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 को आप सॉल्व करेंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है इंडिफरेंस पॉइंट ढूंढ के निकालो। तो अब इंडिफरेंस पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए यहां पे क्या करते हैं, दो ऑप्शन है, एसी ऑन करना चाहिए, एसी चाहिए, बहुत गर्मी हो रहा है। तो क्या है यहाँ पे पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिव 1 है 100% इक्विटी है, और ऑल्टरनेटिव 2 क्या है, डेट इक्विटी 2:1, और कंपनी का प्रोजेक्ट को 60 लाख चाहिए। तो पहले ऑप्शन में पूरा के पूरा 60 लाख इक्विटीज लाएंगे, दूसरे ऑप्शन में 40 लाख इक्विटीज लाएंगे, 20 लाख जो है वो डेट से लाएंगे, और डेट का परसेंटेज यहाँ पे 18 दिया हुआ है। तो बताओ कैसे निकालेंगे इंडिफरेंस पॉइंट। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो आएगा पर्टिकुलर्स और एक आएगा आपका ऐसे वाला ऑल इक्विटी, और एक आएगा डेट इक्विटी। तो एक से तो लिखना ही पड़ेगा। अब ऑप्शन 1 में तो इंटरेस्ट ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। पर ऑप्शन नंबर 2 में आपका 40 लाख रुपए आपने डेट से लाए, 40 लाख के ऊपर आप 18% दोगे तो 7,20,000 ऐसे माइनस हो जाएगा, ये माइनस होकर इतनी संख्या आएगी। टैक्स से 40%, तो टैक्स कैसे आएगा, ये x का 0.4 तो 0.4 x, और इसका 40% कैसे आएगा, x का 40% यानी कि 0.4 x, और 7,20,000 का 720 का 40% ये आएगा 2,88,000, तो इतना माइनस हो गया। तो ये x में से 0.4 जाए तो 0.6 बचेगा, x में से 0.4 जाए तो 0.6 बचेगा। और ये याद रखना ये माइनस होता है, ये भी माइनस है, और एक्चुअल में यहाँ भी ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट माइनस है। तो अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में आते हैं। मुझे बताओ ये आंसर कैसे आएगा, पॉइंट ये है पहले से ही -7,20,000, देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है,
ये भी एक माइनस है, और यहाँ पे आएगा 2,88,000। समझ आ रहा है? पर इसके बॉडी में ही माइनस है, पर ये ऑलरेडी हमें माइनस करना है बिकॉज वो डिडक्ट करना है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस है। तो जिन लोग का मैथ्स अच्छा उनको परेशानी नहीं होगी, ये माइनस में से ये माइनस को डिडक्ट करना है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यानी कि संख्या हो जाएगी 7,20,000 प्लस 2,88,000, ऐसा इसका मतलब है। यानी कि 7,20,000 मेरा लॉस हुआ है, 2,88,000 मेरा फायदा हुआ है, फिर भी तो मैं लॉस में ही हूँ, तो फिर भी नेगेटिव साइन है कि 720 में से माइनस करूंगा 288, तो आ जाएगा आंसर 4,32,000, पर वो आएगा नेगेटिव में, तो ये आया नेगेटिव में माइनस, ठीक है ना, 432। तो अब आ जाएगा आपके इसमें नंबर ऑफ शेयर्स, वो तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, यहाँ पे 100 कितने का 10 है, तो 60 लाख का 10 से डिवाइड का तो 6 लाख, तो यहाँ से 6 लाख से डिवाइड करूंगा। पर यहाँ पे जो है आपके इसमें इक्विटी सिर्फ 20 लाख की, तो 20 लाख को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा ये 2 लाख, तो यहाँ पे आएगा 2 लाख, तो आपका ये आ जाएगा ईपीएस, ये भी आ जाएगा ईपीएस, ये भी आ जाएगा ईपीएस। पर जब इंडिफरेंस पॉइंट की बात करते थे, इसके बीच में इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और इक्वल टू लगा के आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके भी 5 जीरो उड़ा दो, इसके 5 जीरो उड़ा दो, तो ये 2 से उधर जाएगा तो ये आएगा 1.2x, ये 6 उधर जाएगा तो 3.6x, और ये भी आएगा इतना, और x का आंसर फिर आएगा 10,80,000। तो यही आपका इंडिफरेंस पॉइंट है। कोई शक सवाल आप मुझे पूछ सकते, इफ यू हैव एनी कंसर्न इन दिस तो प्लीज आस्क मी। अगर कोई कंसर्न है तो मुझे जरूर बताएं, आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। बोलो बच्चों, कोई डाउट? एनी डाउट मुझे बोलो, मैं रुका हूं आपके लिए। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, मुझे कुछ तो बताओ। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। पर एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे 3 प्लान्स होंगे तो उसका इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालेंगे, याद रखना ना, जो अगले क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व नहीं करना, पर इतना याद रखना सब जगह पे आपको x x ही लिखना है। पर क्या होता है, जब आपके पास में ईपीएस ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो तीनों के बीच में इक्वल टू मत लगाना। इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकलेगा, ए का और बी का मैच, 3 में से एक को जिताना है, तो कैसे जिताएंगे, ए और बी का, तो ए और बी का पहले इंडिफरेंस पॉइंट निकलेगा, वो निकलेगा इतना, फिर बी और सी का अलग निकलेगा, तो फिर बी और सी का आपने निकाला वो इतना निकला, फिर ए और सी का, फिर उनके दोनों के बीच में इक्वल टू आएगा, फिर उनका अलग निकलेगा, तो तीनों के 3 अलग अलग इंडिफरेंस पॉइंट निकलते हैं। अगर 3 कॉलम्स में इंडिफरेंस पॉइंट निकालने बोला है तो इसी तरीके से करेंगे। देखो आंसर एक्स की वैल्यू निकालना आसान है, पर 3 अगर प्लान्स दिए, 3 डेट इक्विटी स्ट्रक्चर दिए, तो उसमें से इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकलेगा, ए और बी का अलग निकलेगा, बी और सी का अलग निकलेगा, ए और सी का अलग निकलेगा। इसी तरह से वो क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी आपको मैं समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा, देखो बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही पैसा कमाती है जितना फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट होता है। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही पैसा कमाएगी जितना कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी चीज है जहां पे आपको इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड लेना पड़ता है। पर प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा टैक्स के बाद कैलकुलेट करते हैं, इसलिए उसको बिफोर टैक्स निकालना पड़ता है, इसलिए उसको -1 माइनस टैक्स करते हैं बस। तो इसी को ही बीईपी कहते हैं, दैट्स ऑल। अगर कोई कंपनी ऐसा कहे कि हमारा 6 लाख रुपए ईबीआईटी है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख है, और कंपनी 4 लाख कमाए, टैक्स मान लो इनका 50% है, ये बच गया 2 लाख रुपए, और यहाँ पे भी आए 2 लाख, ये है उनका पैट। और अगर इनका प्रेफरेंस डिविडेंड है मान लो 1 लाख रुपया, तो बचेगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है उनका बचेगा 1 लाख रुपए।
आप इस केस स्टडी को ले तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि इंटरेस्ट का 2 लाख तो लिखना ही पड़ेगा, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो मैं 0 लिखता, पर यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा वो 1 लाख रुपए। पर 1 लाख रुपए को 1 लाख मत लिखना, बिकॉज ये पोस्ट टैक्स, टैक्स के बाद में आया हुआ है, इसलिए उसके अंदर टैक्स को एड बैक करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे? 1 माइनस टैक्स, यानी कि टैक्स अगर हमने 50% लिया था तो 1 माइनस 0.5, ये आता है 2 लाख, 2 लाख और ये 0.5 यानी कि इसको भी आएगा 1 लाख अपॉन 0.5 यानी कि ये भी आएगा 2 लाख, यानी कि आपकी कंपनी का बीईपी हो गया 4 लाख रुपए। यानी कि 4 लाख रुपए कमाएंगे तो आप नो प्रॉफिट, अगर आपका बीईपी ईबीआईटी बोलते हैं उसको, यानी कि आपका ईबीआईटी कितना आना चाहिए? 4 लाख रुपए। अगर सच में वो 4 लाख आ जाता तो क्या होता? आपका ना प्रॉफिट होता ना आपको कोई नुकसान होता। कैसे सर बताओ? ये देखो मैं कर ही रहा हूं, ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है तो आपका ये 0 आ जाता। इसी तरह से कॉन्सेप्ट बीईपी इज ऑल्सो ओवर, इसको बीईपी ईबीआईटी कहते हैं, इसको बीईपी ईबीआईटी कहते हैं। बेटा शेयर नोट्स ऑफ रेशियो, बेटा पूरा के पूरा रफ्तार शेयर कर दिया। आप एक चीज की बात कर रहे हो, कुछ गलत बात कर रहे हो आप। समझ आ रहा है क्या आपको? समझ आ रहा है एवरीवन? कोई शक है तो मुझे पूछेगा, कोई डाउट है तो मुझे पूछेगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आप बीईपी कर पाओगे। यहाँ पे पूछा है इस क्वेश्चन में बीईपी दिखाओ। चलो इसका बीईपी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पूछा है देखो क्वेश्चन में कि आप बीईपी ढूंढो, दी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप मुझे बताओ, ये अगर प्लान ए है तो प्लान ए का बीईपी कैसे निकलेगा? प्लान ए में इंटरेस्ट तो है ही नहीं और प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो इनका बीईपी कुछ निकलेगा नहीं, तो इनका बीईपी हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे मैं इनका बीईपी दिखा रहा हूँ, तो बीईपी प्लान ए का 0 आया, ठीक है ना। प्लान बी का देखते हैं, बी में इंटरेस्ट है क्या? हाँ है ना। कितना है इंटरेस्ट? ये इंटरेस्ट है 8000, ओके। और इसके अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड है जी नहीं, तो इनका सेकंड वाले का अंदर सिर्फ इंटरेस्ट ही है, तो इसलिए इनका आया 8000 बीईपी। पर थर्ड वाले में, यहाँ पे थर्ड वाले में इंटरेस्ट नहीं तो चला गया, पर प्रेफरेंस डिविडेंड है इनके पास में 8000, तो 8000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। तो टैक्स कितना था इनके पास में? टैक्स है इनका 50%, तो 8000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 अर्थात वो 0.5 होता है, तो 8000 अपॉन 0.5 करें तो आएगा 16000, तो इसलिए यहाँ पे आता है 16000 बीईपी। कोई डाउट है? तानिया, आइफ्राज, प्रियम, सभी लोग, निखिल, आप मुझे बताएं क्या कोई आपको इसमें फाइनेंशियल बीईपी में कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं। तो अब मुझे बताओ, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अब तक, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े कि किसी भी कंपनी का वैल्यू कैसे निकालें, किसी भी कंपनी का बीईपी कैसे निकालें, और किसी भी कंपनी का क्या निकालें, इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालें। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपने देख लिए। वैल्यू कैसे निकाले, बीईपी कैसे निकाले, इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकाले जाए। अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, जिसका मतलब है ईपीएस। ईपीएस कैसे निकाले? कोई भी ईपीएस कैसे निकालते? बहुत सिंपल होता है। ईपीएस में कैसे निकालेंगे? अब कोई कंपनी का ईबीआईटी दिया हुआ है तो क्या करेंगे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स हो गया पैट नंबर ऑफ शेयर्स, तो हो जाएगा ईपीएस, हो गया। यही तो होता है। और अगर पैट के नीचे अगर प्रेफरेंस डिविडेंड तो वो भी करेंगे। सर ये क्यों दिखा रहे? बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, प्लान ए, नहीं मैं अकेला ही हूं, तो यहाँ पे प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी लिखा हुआ है। ये है आपका ईबीआईटी, ईबीआईटी, ईबीआईटी। सर ये तीनों का आंसर अलग क्यों आएगा? हो सकता है इन तीनों के डेट इक्विटी स्ट्रक्चर अलग अलग है, पर तीनों का ईबीआईटी सेम ही होगा, क्योंकि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी एक ही है, ईबीआईटी सेम ही है, सिर्फ उनका डिफरेंट कॉस्ट, डिफरेंट डेट इक्विटी स्ट्रक्चर लेके हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ईपीएस। तो अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका ईबीआईटी है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। आपका इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले रहे हो, आपने यहाँ पे 50-50 लिया हुआ है, यहाँ पे 20-80 लिया हुआ है, और यहाँ पे 60-40 लिया हुआ है, ठीक है। आपने अलग अलग टाइप का वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है। ये सब
डेट इक्विटी है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इनका फर्क क्या होगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मान के चलो 10% का है, तो अभी 10 लाख आपको चाहिए थे, सॉरी आपके पास में कितने पैसे आपके पास में, आपके पास है फॉर एग्जांपल 1 करोड़, 1 करोड़ ज़्यादा हो जाएगा, आपके पास में 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। ओके, आपने 20 लाख रुपए रेज किए, तो 20 लाख में से डेट कितना है, 50%, यानी 10 लाख रुपए डेट है। अब 10 लाख रुपए डेट के ऊपर 10% इंटरेस्ट है, तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए यहां पे माइनस कर देंगे। अब सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है, 20/80 है, यानी कि आपके इसमें 20 लाख रुपए में से 20% जो है वो डेट है, यानी कि 4 लाख रुपए डेट है। 4 लाख का 10%, यानी कि आपके पास में 4 लाख का 10% 40,000, यानी कि 40K आपका इंटरेस्ट है। और अगर मैं 60/40 कह दूं तो 20 लाख का 60%, यानी कि 12 लाख रुपए। 12 लाख का 10%, 12 लाख का 10%, यानी कि 1,20,000 के आपका जो 120K जो आपका इंटरेस्ट है, यानी कि यहां पे बच गए आपके 9 लाख, यहां पे बच गए 9,60,000, यहां पे बच गए 8,80,000, बराबर है। अब टैक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल 50% टैक्स है, तो ये हो गए 4.5 लाख टैक्स, ये हो गया 4,80,000 टैक्स, और यहाँ पे आएगा 4,40,000 टैक्स, बचेगा भी उतना 450K, 450K, 480K, 440K, है ना। अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। अगर नंबर ऑफ शेयर्स अगर देखते हैं तो मान लो 10 रुपये का एक शेयर है, तो यहाँ पे 50% इक्विटी था, 20 लाख का 50% कितना होगा, 10 लाख रुपया। तो 10 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख इनके पास में शेयर्स होंगे। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इक्विटी इनका 80% है, यानी कि 20 लाख का 80%, यानी 16 लाख रुपए इक्विटी से आएंगे। 16 लाख को डिवाइड करूंगा 10 से, यानी कि आपको आएंगे 1,60,000, क्या है 1,60,000 आपके नंबर ऑफ शेयर्स। और अगर मैं 60/40 करता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय 60/40, तो 60/40 में क्या होता है, आपका 40 इक्विटी से है, तो 20 लाख का 40% कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख को डिवाइड करो 10 से, यानी कि 80,000। तो ये जो भी आएगा आपके, अभी यहाँ पे आंसर आएगा 4.5, ये आएगा 4.5 रुपये EPS। 480K को डिवाइड करेंगे 160 से, ये आएगा 3 रुपये EPS। और ये 440 को डिवाइड करता हूँ मैं 80 से, आंसर आएगा 5.5 EPS। यानी कि दोस्तों तीनों भी कंपनी का EBIT सेम था, बावजूद उनकी EPS सेम नहीं, बिकॉज तीनों ने डिफरेंट डेट इक्विटी स्ट्रक्चर यूज किया था। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ सबसे अच्छा डेट इक्विटी स्ट्रक्चर यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। यही सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे 60/40 से करोगे तो आपका EPS सबसे ज़्यादा आएगा। आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज द कॉलम where you are going to get the highest amount of EPS, that is 5.5। यही आपको मुझे समझाना था। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, EPS 5.5। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा जहां पे EPS होगा वो स्ट्रक्चर को हमने सेलेक्ट करना चाहिए। यानी कि अगर 20 लाख आपको लाना है, इट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 60/40। तो ऐसे करते करते दोस्तों हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे हम लोग EPS भी निकालते हैं। तो मैं आपको EPS निकालने वाले 1-2 क्वेश्चन पर ले जाता हूं, जहां पे क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड आउट EPS, पर बच्चा बोलता है सर EPS क्यों निकाल रहे, आखिर EPS निकालने से क्या ही उखाड़ जाएगा। अरे भाई EPS निकालने से वो काम होगा ना, EPS निकालने से आपको समझ जाएगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपके 3 ऑप्शन है। अब क्या ऑप्शन है, इनको क्या चाहिए, बेस्ट ऑफ लक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कितना है 100 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स उनके पास में है, और करेंटली इट इज अर्निंग व्हाट, प्री टैक्स प्रॉफिट 60 लाख। द कंपनी shares are listed and are quoted in the range of 50 to 80. The management wants to diversify the production, has approved the project which will cost 50 lakhs। अभी मतलब कंपनी को जो नया एक्सपेंशन करना है वो 50 लाख का है, which is expected to yield pre-tax amount 40 लाख। यानी कि पहले भी प्री टैक्स कितना कमाती थी कंपनी, 60 लाख, अब 40 लाख और कमाएंगी एक्सपेंशन के बाद। यानी कि कंपनी प्री टैक्स, यानी कि इनका जो बोलना है वो है आपकी कंपनी जो कमाएगी, पहले कमा रही थी 60 लाख, आप कमा रही 40 लाख, यानी कि आपका EBIT कितना आ जाएगा, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ एक्सपेंशन के बाद में। ठीक है, यानी पहले 60 लाख कमा रही थी, अब एक्सपेंशन करेंगे 40 लाख रुपए तो प्रॉफिट है। सर ये क्या था बच्चों, ये जो है ना, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50 लाख, 50 लाख उन्होंने धंधे में और लगाए,
तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है 60 से लेकर 1 करोड़ का हो गया। अब सवाल उठ रहा है, ये जो 50 लाख ला रहे हैं तो 50 लाख कैसे कैसे लाएंगे? द एडिशनल कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपए कंपनी का, इसमें 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है पूरा क्या पूरा द इक्विटी लिखा एक्सपेक्टेड टू द न्यू शेयर, यानी कि कैन बी सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ 15, यानी कि 10 रुपए का फेस वैल्यू, 15 रुपए प्रीमियम, यानी कि 25 रुपए का शेयर बिकेगा। अब अपने को पैसे कितने चाहिए? 50 लाख। तो 50 लाख को डिवाइड करेंगे, 50 लाख को डिवाइड करेंगे 25 से, यानी कंपनी को 2 लाख, यहाँ पे ऑप्शन है कि कंपनी 2 लाख का इक्विटी इशू करेगी। ये ऑप्शन नंबर 1 है। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन 1 का ईपीएस निकाल लेते हैं। तो बताओ बच्चों ऑप्शन 1 का क्या है? यहाँ पे 100 करोड़ आएगा। इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं, क्योंकि आपने पहले भी जो पैसे उठाए थे ना, वो 100 लाख जो उठाए थे वहां भी आपने 10 लाख शेयर से लिया था, पहले से आपने डेट कुछ लिया ही नहीं। और ये जो 50 लाख रुपए आप रेज कर रहे हो उसमें भी आपने डेट लिया नहीं। तो एक काम करो, पहले वाला ये ऑप्शन जो ए ऑप्शन है उसको खत्म कर दे, तो इसका इंटरेस्ट 0 आ गया, तो आपका ईबीटी कितना का? 1 करोड़। अब टैक्स कितना बोल रहा है? टैक्स से इनका 50%, तो 50% माइनस हो गया, तो ये 50 लाख हो गया। तो अब बचा, सॉरी टैक्स 50% है, तो आपका पैट हो गया 50 लाख रुपए। और आपके पास शेयर्स अभी के 2 लाख है, पर पहले के तो 10 लाख है, यानी कि 12 लाख शेयर से डिवाइड करो तो आपका ईपीएस आएगा 4.17 इज द ईपीएस। बट अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं तो वहां पे तो देखो आपका ईबीआईटी तो सेम रहेगा, बट आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पहले तो आपका 0 था, पर एक्सपेंशन जो 50 लाख का आपको चाहिए उसमें आपने पूरा ऑप्शन नंबर बी में, मैं यहां पे ऑप्शन बी लिख रहा हूं, बी ऑप्शन में क्या हुआ? आपका पूरा 100 रुपए ईच का 16% का आपने डिबेंचर उठाया, यानी कि काम है अब 50 लाख रुपए के ऊपर 16%, यानी कि दोस्तों 8 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट होगा। ये 8 लाख इंटरेस्ट हुआ, यानी आपके इसमें 92 लाख बचे। अब 92 लाख का 50% टैक्स, यानी कि 46 लाख बचेंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? पहले 10 लाख थे, और नया जो आपने एक्सपेंशन किया उसमें इक्विटी लाया नहीं है, तो आपने 10 लाख से ही डिवाइड करना है, तो 10 लाख से डिवाइड किया, अब आपका 4.60 ईपीएस आया। ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में 1 करोड़ में से आपका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट कितना गया? आपका पहले तो इंटरेस्ट था ही नहीं, पर ऑप्शन नंबर 3 में आप क्या कर रहे हो? आधा डिबेंचर से कर रहे हो, आधा इक्विटी से कर रहे हो। यहां पे लिखा है 25 रुपए का ये है, और आधा जो है क्या लिखा है, यानी कि 50 लाख में से 25 लाख उठाया अपने इक्विटी से और 25 लाख उठाया अपने डिबेंचर से, और डिबेंचर का रेट 16% का है। तो 25 लाख रुपए पे अगर मैं 16% कर देता हूं तो इंटरेस्ट आती 4 लाख, यानी 1 करोड़ में से 4 लाख इंटरेस्ट जाएगा, तो 96 लाख बचेंगे, आधा तो टैक्स जाएगा, तो 48 बचेंगे। अब बात करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स की, तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले से 10 लाख थे, और अभी जो है ना 25 लाख डिवाइड बाय 10 यानी 2.5 लाख हो जाएंगे, यानी 12.5 लाख से, 1 मिनट, 12.5 लाख होना चाहिए नहीं, यानी कि द इशू इक्विटी कैपिटल ऑफ 25 लाख, फेस वैल्यू 10, तो आपने, हाँ अच्छा, प्रीमियम 40 रुपए का है, ओके। यानी दोस्तों आपके पास में 10 रुपए का एक शेयर है, तो आपने 40 रुपए का प्रीमियम क्या है, आपको पैसे उठाना थे 25 लाख, फेस वैल्यू है 10 लाख की। तो बच्चों यहाँ पे कंपनी ने 50,000 शेयर यूज़ करे होंगे, 50,000 को 50 से, यानी कि कंपनी ने अगर 50 रुपए में शेयर जा रहा है और कंपनी को 25 लाख रुपए उठाना है, तो 25 लाख डिवाइड बाय 50 रुपए, तो आपको 50,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे क्या लगा कि अगर मान लो कंपनी तो 10 रुपए का शेयर दे रही है और 25 लाख उठा रही है, तो 2.5 लाख शेयर इशू करना चाहिए, इसलिए मैं 12.5 लाख कह रहा था। बट कंपनी ने शेयर्स तो 40 रुपए प्रीमियम पे दिया है, यानी कि 50 रुपए का शेयर दिया, तो 25 लाख को डिवाइड करूंगा मैं 50 रुपए से, यानी कि कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही, यानी कि 10 लाख रुपए ऑलरेडी शेयर्स थे और ये 50,000, यानी कि कंपनी इशू कर रही है 10.5 शेयर, 10.5 लाख शेयर्स, और इसका आंसर है 4.57। तो अब बताओ तीनों की अलग अलग ईपीएस है, तो बताओ सबसे अच्छा ईपीएस किसका है? ऑप्शन नंबर बी का, इसलिए कंपनी शुड चूज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहां का ईपीएस सबसे ज्यादा है। आपको समझ आ रहा है? एक बार सभी लोग बता दे, यहाँ पे कोई डाउट है, कोई शक सवाल है? इसी तरह से दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। वैल्यू कैसे निकाले, बल्कि 4 कॉन्सेप्ट देखे, वैल्यू कैसे निकाले, बीईपी कैसे करें, इंडिफरेंस पॉइंट कैसे करें, और ईपीएस कैसे निकाले। दे आर द 4 कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव कवर्ड टुडे। अब इसके अलावा अब हम लोग 2 कॉन्सेप्ट कल देखेंगे, जिसका नाम है आर्बिट्राज, और करेंगे एमएम अप्रोच, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एंटी क्वेश्चन है वो कल के लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे, जहां पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे एमएम अप्रोच के ऊपर, आर्बिट्राज के ऊपर, और कुछ एंटी क्वेश्चंस के ऊपर। राइट गाइस,
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू टुमारो. ओके, कल मिलेंगे वापस से. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. कोई डाउट है? तानिया, मयूरी, प्रियम, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. समझ आ रहा है? थैंक यू सो मच. टेक केयर गाइस. आपको रफ्तार की बुक दी है, उस रफ्तार के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहें. कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी जबरदस्त हो रही है, उस बुक को सॉल्व कर ले, वो मोर देन इनफ है. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. बाय बाय. बेटा कौन से नोट्स शेयर करना है मुझे अब तक नहीं समझा. नहीं, आप क्लियरली बताओगे कौन सा नोट्स आपको चाहिए. रेशो में कौन सा नोट्स चाहिए आपको? बंद कर दे इसको, यूट्यूब पे डाल दे. ठीक है ना.